नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी। शीतल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। नमस्कार संतोष भाई, आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार, बार-बार नमस्कार। शीतल सर, दुनिया में क्या हो गया? अमेरिका ने कह दिया आज रात को बड़ा हमला करेंगे। देश में संकट की स्थिति है, लोग परेशान हैं, लेकिन हमारे साहेब जश्न मना रहे हैं। 12 साल का जश्न मना रहे हैं। आमतौर पर हम नेताओं से शुरू करते हैं, प्रधानमंत्री से शुरू करते हैं, लेकिन शीतल सर आज उन तथाकथित बड़े दिग्गज पत्रकारों से शुरू करते हैं। सरकार का काम है गिनती बताना। वो माइनस कर दिया उन्होंने 1947 से 52 जो सबसे कठिन साल थे। लेकिन इस देश के बड़े-बड़े एंकर, एंकरानियां, तथाकथित पत्रकार, बौद्धिक जमात के लोग वो मैथमेटिक्स भूल गए हैं या डर के कारण ऐसा कर रहे हैं या फिर मामला कुछ और है कि वो भी मोदी के महिमा मंडन में जुटे हुए हैं। पहले ये कहा गया कि भैया कार्यकाल अब लंबा हो गया इनका, जब वो बहुत ज्यादा चला नहीं, तो आज हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नेहरू से ज्यादा महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या मजबूरियां हैं हमारे तथाकथित बड़े-बड़े पत्रकारों की आखिर? नहीं, अब उनको पत्रकार आप कहते हैं या उसको मीडिया कहते हैं तो ठीक नहीं है। न वो मीडिया है, न वो पत्रकार है। मीडिया का पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका है। मीडिया की मिल्कियत बदल गई है। मीडिया इस देश के क्रोनी कैपिटलिस्टों का औजार है। क्रोनी कैपिटलिस्ट अपने हिसाब की उन्होंने सत्ता तैयार कर ली है, जो उनको देश के सारे संसाधन लुटा रही है। तो उनका मीडिया जनता की बात करेगा या कोई सही बात करेगा या प्रधानमंत्री का प्रचार नहीं करेगा और सिर्फ प्रचार करेगा और विपक्ष के खिलाफ हमले नहीं करेगा, इसकी अब उम्मीद करना या इनसे कोई नैतिकता वगैरह की बात करने का कोई मतलब नहीं। अब इन बातों को पीछे छोड़ देना, इनको तो ये हम माने न माने जनता ही मान चुकी है सब। हर जगह इनके बारे में ये लोग अब सार्वजनिक तौर पर घूम घाम नहीं सकते भाई, सिर्फ अपने समर्थकों में रह सकते हैं और या सुरक्षा इनको सरकार ने दे रखी है सबको, तो सुरक्षा में रह सकते हैं। ये तो जन विरोधी लोग हैं, ये तो एक दूसरी ही चीज है, इनकी बात तो छोड़ दीजिए। जी शीतल सर, 12 साल 2014 से 2026 और इस देश के जितने प्रधानमंत्रियों की बात करूं मोटे तौर पर, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किस तरह के संकट के दौर थे, लाल बहादुर शास्त्री बने तो किस तरह का संकट का दौर था, इंदिरा गांधी बनी तो देश में किस तरह से सूखे का संकट, फिर लड़ाई, लगातार ये चीजें चलती रही। सही मायनों में 2014 में जब इन्होंने कहा था कि मैं बहुत अच्छी किस्मत लेकर आया हूं, उसी तरह के हालात थे। मोटे तौर पर एक कोविड के संकट काल को छोड़ दिया जाए तो इस देश में ऐसी कोई भयावह संकट या भयावह आपदा नहीं आई है। लेकिन 12 साल बाद भी ये देश फटे हाल में पहुंच रहा है। तो इस 12 साल की उपलब्धियां, असलियत क्या है मोदी सरकार के 12 साल की? देखिए, एक तो असलियत ये है कि जितनी इन्होंने फ्लैगशिप योजनाएं ली, सब फ्लॉप हो गई। इन्होंने लिया मेक इन इंडिया, अब उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों करें, कैसे करें भाई? 16.5 16.5% जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग थी जब ये सत्ता में आए, जो मनमोहन सिंह जी ने इनको सौंपी थी। ये 12-13 पे पहुंच चुके हैं, नीचे की ओर चल रहे हैं। इनके जमाने में जो ग्रोथ रेट थी हमारी, वो ग्रोथ रेट इन करीब करीब 1.5% कम है और इनके आंकड़े को लोग सब इनके ही सलाहकार जाली बताते हैं। जो इनके सलाहकार रह चुके हैं सुब्रमण्यम साहब, अरविंद सुब्रमण्यम, जो वित्त मंत्री, वित्त सचिव रह चुके हैं गर्ग साहब, और अब तो सुरजीत भल्ला समेत सभी लोग आ गए हैं कहने और सब बता रहे हैं कि आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन आप इकोनॉमी हार चुके हैं। तो अब इनके लिए कोई दूसरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पिछले 3 साल से एफडीआई आ ही नहीं रहा है, लगभग हम लोग बराबर। इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, यानी हमारा खर्चा एफडीआई का बढ़ता जा रहा है। एफआईआई भाग गए हैं, सब भाग रहे हैं। शेयर मार्केट ऐतिहासिक रूप से इनका जो सीएजीआर कहलाता है, इसमें एक टर्म है, सीएजीआर के लिहाज से देखें तो बहुत ही कंजर्वेटिव ढंग से देखेंगे तो जो हमारे मनमोहन सिंह जी का 10 साल का कार्यकाल था उसमें हम 17% के आसपास था। इनके जमाने में 9 रह गया है। जो पत्रकारों के बारे में दुनिया रेटिंग लगाती है, उसमें हम सोमालिया, नाइजीरिया और इन सब के अगल बगल पहुंच चुके हैं। एक्चुअली तो हम बिल्कुल तलहटी में हैं, हमारा कोई मतलब नहीं।
जहां तक हमारी पर कैपिटा इनकम की बात है, उसकी ग्रोथ की बात है, तो हमारे जो बीमारू स्टेट्स हैं, बिहार वगैरह, इसमें पर कैपिटा इनकम, जिसमें आबादी बहुत बड़ी, उत्तर प्रदेश भी, इनकी में साधारण आदमी की पर कैपिटा इनकम दुनिया के दरिद्रतम देशों से कम न हो कहीं, मुझे तो डर लगता है। हमारे पड़ोसी देशों से कम है, बांग्लादेश वे से कम। तो हासिल क्या हुआ? और हासिल ये है कि 12 साल में रहने के बाद हमारे 3 नाविकों को अमेरिका ने मार गिराया अभी खाड़ी में। हमारा जो प्रधानमंत्री तो बोले ही नहीं, वो तो बधाइयां ले रहे हैं, ट्रंप से भी बधाई ले रहे हैं और उनको धन्यवाद कह रहे हैं, और कभी बोलते ही नहीं है। अमेरिका और चीन की तरफ आ जाए तो सारी पहलवानी, सारा 56 इंच और सारा महाबली का खिताब और विश्वगुरु उरु सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, लोमड़ी बन जाते हैं एकदम, और वो भी छुप जाते हैं, नजर ही नहीं आते। अब इस मामले पे बोल नहीं, बताइए, देश के नागरिक मारे गए हैं, अमेरिका का नाम नहीं लिया हमारे जो प्रेस नोट में जो पढ़ा हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। तो अब तो हम उस दशा में पहुंच गए हैं कि हमारे कमजोर से कमजोर प्रधानमंत्री के दौर में भी हम इतने कमजोर नहीं थे कि जो गलत बात अगर अमेरिका करे, चीन करे, रूस करे, अफ्रीका करे, लैटिन अमेरिका करे, जापान करे, कोई करे, तो हम ऐसे तो कभी नहीं थे। तब जब आजाद हुए थे, एकदम बहुत छोटी हमारी इकोनॉमी थी, बिल्कुल शुरू कर रहे थे, बहुत सपोर्ट की जरूरत थी, तब हम इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए लोगों में से नहीं थे। अब जब हम अपने को विश्वगुरु कह रहे हैं और दुनिया में जितने पुराने प्रधानमंत्री हैं, कोई इतनी विदेश यात्राएं किसी ने नहीं की है जितनी इन्होंने की। बहुत बड़ा स्टेट खर्चा बढ़ा लिया है। फिर हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उन सब के बारे में ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि 4-4 वर्किंग चीफ वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि लोकतंत्र खतरे में, और उसके बाद हम असंख्य फैसलों में उन सबको देखें। सब संस्थानों को नष्ट कर दिया इन्होंने, अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। जो इन्होंने कहा था हम 20 प्रीमियम विश्वविद्यालय बनाएंगे, उसका एक अलग शब्द था, मैं स्लिप कर रहा हूं, और उसके लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों में फंड एलोकेशन हुआ। अंबानी का भी दावा आ गया, उस पर आलोचना भी हुई कि अंबानी को भी 1,000 करोड़ के उसमें गिफ्ट दे रहे थे सबको, कि इनको 1,000 करोड़ देने की क्या जरूरत है। आज तक वो अंबानी की यूनिवर्सिटी इस देश ने तो देखी नहीं, अब तो उसकी चर्चा भी नहीं होती, सब यूनिवर्सिटियां गायब हो गई। कहा 100 सिटी हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2025 में स्मार्ट सिटी वाली स्कीम ही गायब हो गई। कहा नोटबंदी से आतंकवाद, नकली नोट और ये कैश इन्फ्लेशन, ये सब खत्म कर देंगे। 16-17 लाख करोड़ के कैश हमारे पास था उस समय। कहा अभी ब्लैक मनी 3% 4% आने वाला है इसमें, ये हुआ 3-4 लाख करोड़, तो अभी आ जाएगा ब्लैक मनी। 1 रुपया नहीं आया, उसके अब तो आंकड़े ही नहीं आ रहे, क्योंकि वो 99.56% तक पहुंच गया था, यानी सारा रुपया मार्केट से आ गया। 1,000 का नोट बंद करके 2,000 का नोट ले आए और मनी इन्फ्लेशन रोक रहे थे। अब नतीजा ये है कि अभी किसी प्रोग्राम में मैं था, मुझे लास्ट आंकड़ा 34 लाख करोड़ का पता था, कैश दुगना हो गया है, लेकिन मुझे बताया गया कि शायद उससे भी ज्यादा हो गया। 42 लाख करोड़ कैश नकदी इस समय मार्केट में है। 16-17 लाख को कम करने, 16-17 लाख करोड़ की नकदी को कम करने का जो फैसला लेके आए, इतने लोगों को सड़कों पे मरवा दिया इन्होंने, लाइन में लगे लगे, बुजुर्ग, गरीब, छोटे छोटे खातेदार अपना पैसा, घर का अपना काम करने के लिए परेशान हुए महीनों, और मुझे किसी चौराहे पे कह देना और ये है और वो है, 50 दिन दे दो, और बात ही खत्म, अब उसकी कोई चर्चा ही नहीं। तो ये चिटफंड कंपनी है एक्चुअली। चिटफंड कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि मान लीजिए आप उनमें फंसे, आप किसी स्कीम में आपने रुपया लगाया, वो आपसे वसूली करते रहेंगे, महीने महीने आप लेते रहेंगे, बीच बीच में अगर आप का गड़बड़ हो गई, आप नहीं दे पाए, तो आपका पैसा ही डूब जाता है, मिलना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने पूरा प्रीमियम जितना उसका है दे भी दिया, 5 साल 7 साल उसमें, उसके बाद जब आप लेने जाएंगे तो पैसा नहीं देंगे आपको, एक नई स्कीम का ब्रोशर आपके सामने रख देंगे। वो जो पैसा आपका इकट्ठा हुआ रहता है, वो कहेंगे अरे ये इसमें लगा, इसमें तो महल बन रहा है, और ये है वो है, वो घूम फिर के आपको पैसा नहीं, एक कागज दे देंगे। यानी 5 साल 7 साल 6 साल आपने एक किस्त चुकाई, आपको एक और बड़ा कागज का पुलिंदा, बढ़िया शो वो, और बढ़िया कॉफी वॉफी पिला के और टाई हुई लगाए हुए कुछ लोग झूठ बोल के आपको फिर फंसा लेंगे।
वो तो गया ही, फिर से देते रहिए 5 साल 7 साल, तब तक आपका कहीं धंधा टूट गया, कहीं नौकरी टूट गई, कहीं कुछ हुआ, आप गोल हो गए, वो लेके भाग। सब चिटफंड कंपनियां यही थी, इसीलिए चोरी, यही इंश्योरेंस। एक सेकंड में बता, हाँ, एक मैं बड़ी बता जी रहा जी हूं। तो आप आज जब बात करेंगे तो ये पता नहीं, अब 47 की बात हो रही, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब कोई बात कर रहा है 5 ट्रिलियन? अब कोई 5 ट्रिलियन ट्रिलियन की बात ही नहीं कर रहा, चूंकि रुपए की बढ़ जाने की वजह से हमारी 3.5 ट्रिलियन रह गई, 3.52 या कितना ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी रह गई। अब 5 ट्रिलियन भी गई। अब 47 में हम पता नहीं क्या बनेंगे, चीन को पछाड़ देंगे और फलाना कर देंगे धमाका। अब ढूंढते रहिए आप 47 तक इनको। ये चिटफंड कंपनी है भाई इनका जवाब ही नहीं है। नहीं शीतल सर, एक बड़ी दिलचस्प बात आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जब 14-15 में आए तो 2022 की बात करते थे, 22 आया तो पता लगा कोई भी योजना सक्सेसफुल नहीं है, तो 47 की बात करने लग गए। 22 के बाद इससे पहले 27-28 था। हाँ, हाँ, इससे पहले अगर हम करें तो मोटे तौर पर सरकार कामयाब भी होती है, नाकामयाब भी होती है, लेकिन आंकड़ों में आपने कहा फर्जीवाड़ा, पैरामीटर बदल दिए गए, नीति नियम बदल दिए गए, ठेके देने की शर्तें बदल दी गई और उसके बाद हर चीज में छूट। आपने तो बड़ा, जब इनका राम मंदिर आंदोलन चला था, बाकी तो मैं अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और इन तमाम चीजों को एक बार हम अलग रख देते हैं, क्योंकि भाई साहब बार-बार बोलते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। उस पे जरा बात कर लेते हैं। राम मंदिर आंदोलन के समय भी आपने विश्व हिंदू परिषद के फर्जीवाड़े का एक खुलासा किया था। अब एक नई चीज आ गई कि जो चंदा मिल रहा है, जो चंदा आ रहा है, इस देश के करोड़ों लोग जा रहे हैं आस्था के साथ। आप उनकी आस्था का सम्मान करें ना करें, आस्तिक हो नास्तिक हो, लेकिन वो अपनी जेब से जो भी बच रहा है, और ये मैं जानता हूं कि अमीरों के मुकाबले गरीब ज्यादा दे रहे हैं, वहां पैसा दे के आ रहे हैं, उसमें आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो। अब इसमें गोदी मीडिया का एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया कि जो लोग भगवान राम का नाम तक नहीं लेते थे, राम मंदिर नहीं गए, वो क्यों सवाल पूछ रहे हैं। मतलब अब आप भगवान राम के नाम पर चंदा खाइए और आपसे सवाल पूछे तो आप ये कहोगे कि भाई सवाल क्यों पूछ रहे हो आप। अब इसको लोग भूल जाते हैं, चंदे से पहले जमीन खाई गई, बहुत तरह की जमीन जो सरकारी या ग्राम सभा या इस तरह की थी, झील थी, एक पूरी झील निकल गए लोग। वो चूंकि राम मंदिर बना, उसमें आस्था है और इतना आंदोलन चला था, इतना लोग, इस समय हिंदू मुस्लिम तनाव इतना है कि उस तनाव के रिएक्शन में भी बहुत आदमी आता जाता है। उस सब की वजह से जो वहां धन आया, तो उस धन को जीवने के लिए पहले जमीनों के कारोबार में इन्होंने, इसी गैंग ने और इनके साथ वहां के मेयर और कौन कौन बहुतों के नाम आ रहे थे, संजय सिंह वगैरह ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बार नंगा किया। पहले जमीनों में खूब खा लिया, खूब वहां भाव बढ़े, चूंकि इस समय इतना बड़ा मंदिर बन रहा था। ये मंदिर निर्माण के लिए क्या क्या कहां से आया, कोई हिसाब किताब नहीं। कमेटी एक ऐसी बना ली जिससे कोई आप पूछ ही नहीं सकते, ना किसी को बताने के लिए कोई बात है। ये तो उसमें से निकले हुए लोगों ने चोरी बता दी कि साहब सीसीटीवी भी हटा के 10 लाख गिना जाता था और 12-13 लाख डाल लिया जाता था, 2-3 लाख सरप्लस डाल के रोज पार हो रहा था। तो अब तो सारे धार्मिक नेता कह रहे हैं, हम लोग छोड़िए, संत महात्मा सब कह रहे हैं कि वो नाम ही उनका चंपत राय है। तो चंपत राय लेके चंपत हो रहे हैं, अब आप आनंद कीजिए। अपनी उन्होंने कमेटी बना ली है। तो ये तो इनका मंदिर एक धंधा है। मंदिरों पे कब्जे की कोशिश आरएसएस और ये लोग क्यों करते हैं? वो सबसे अच्छा धंधा, ना उस पर कोई टैक्स है, ना कोई पूछने वाला है। और कोई बात होगी तो धार्मिक कह देंगे कि आप कैसे पूछ रहे हैं, आप तो मंदिर गए कि नहीं गए, आपने फोटो दिखाइए, आप तो मंदिर ही नहीं गए हैं, कांग्रेस सवाल ही नहीं कर सकती वगैरह। तो इन लोगों का यह है कि ज्यादातर चीजों में कोई जवाबदेही ना हो। एक प्रधानमंत्री वाला फंड इन्होंने बना लिया, जिसको ना आरटीआई में आप पूछ सकते हैं, ना कोर्ट में पूछ सकते हैं, ना संसद में पूछ सकते हैं, ना कहीं, न उसमें आप कुछ पूछ ही नहीं सकते। और उसमें चंदा हमारे सब सरकार के पीएसयू दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों से उनके वेतन से ले लिया जा रहा है, और तमाम पता नहीं कहां कहां से क्लैंडस्टाइन तरीकों से लिया जा रहा है। बॉन्ड योजना इनकी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश की, वो तो एक्शन नहीं किया उसमें। उसमें पूरा कारपोरेट्स को ईडी सीबीआई से धमका के ले रहे थे। कंपनियां लोगों की अडानी के लिए हड़प ले रहे हैं, एनडीटीवी सामने ही है आपके। वो अभी मद्रास वाली कहानी आई है, बंबई एयरपोर्ट लाइन, सीमेंट वाला एसीसी लाइन लगी हुई है। ईडी सीबीआई से छापे डलवाइए और कंपनी फिर अडानी को बेच के जाइए। ये नई स्कीम चल रही है इनकी। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो प्रकट में नहीं है, जिनका प्रचार नहीं है। सबसे बड़ी स्कीम यही चल रही है। ऐतिहासिक तौर पर इन्होंने हमारे पुराने पेड़ काट डाले देश में, इन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए।
जितना, और इस समय गर्मी में मर रहा है गरीब आदमी, 8% लोग हमारे देश में है जिनके पास एयर कंडीशन है, 92% लोगों के पास नहीं है। आजकल आपको रात का टेम्परेचर एवरेज हमारा 35-36 जा रहा है। 35-36 में आप पंखे के नीचे दिन भर मजदूरी करके आए हैं, सो नहीं सकते, तो रात भर वो अलग बिल बिलाते हैं बेचारे, बिजली भी आती कटती सब शुरू हो गया दिल्ली उल्ली में भी। और उसके बाद जो है दिन में 45 डिग्री झेलिए, रात में 35 डिग्री झेलिए, और आपके पास साधन नहीं है, घर नहीं है ठीक से। ज्यादा लोग हमारे गरीब हैं, जो गिग वर्कर है, जो बेचारे अमेजन के लिए मरे जा रहे हैं, वो आपका टैक्सी चला रहे हैं, कई कंपनियों के लिए, ये सब ऑनलाइन कंपनियां जो बहुत सी आ गई, नया बाजार, नया रोजगार ही यही है कि बेरोजगार को 10-12 हजार रुपए में फंसा के उसकी जान ले लो। वो बेचारा इस धूप में आपके घर में खाना और सामान पहुंचा रहा है, और रात में 35 डिग्री में उसका टेम्परेचर है, झुग्गी में अपना बिजली आ रही नहीं आ रही, कैसे जी रहे होंगे वो लोग? उसके लिए जो वातावरण गर्म हो रहा है, पेड़ काट के आप कर रहे हैं। और उसके लिए तो अपने अरबपति कारोबारी जो मित्र है, उनके लिए तो लगातार वो पेड़ कटवा ही रहे हैं। एक सवाल, हमारी जो युवा पीढ़ी है, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल, और कुछ पत्रकारों का भी, मैं तो चूंकि काम किया है मेन स्ट्रीम मीडिया में, बहुत लंबा समय छोड़े हुए नहीं हुआ, उनकी दशा देख के थोड़ी-सी मुझे चिंता होती है कई बार, वो तनाव, कई चीजें। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार दर्शकों को जरूर बताइए, हम पाकिस्तान से क्यों अलग है? बाद में 71 में बांग्लादेश बना, उससे क्यों अलग है? म्यांमार से क्यों अलग है? एक हमारे युवाओं को बताइए कि अगर 47 में नेहरू की जगह मोदी होते, अगर शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट होता, चुनाव आयोग होता, कैग होता, संवैधानिक संस्थाएं होती, प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व होता, और आईआईटी, आईआईएम और जितने भी उपलब्धि है, अगर नेहरू की जगह मोदी 47 में होते, तो ये देश आज कहां होता? ये देश इस भूगोल में होता ही नहीं, इस भूगोल के टुकड़े हो गए होते। और ये लोग जब उसको पहुंचा, अगर इनको मौका और 10-5 साल का मिल गया, तो इस देश में आप इतनी अराजकता पाएंगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा फर्क पैदा कर रहे हैं। 70% लोगों को इन्होंने लगभग भिखारी बना दिया है, और 20% लोग अभी इनसे इस आशा में, हिंदू मुस्लिम के जहर में इनका झूला झूल रहे हैं, जिनकी शेयर मार्केट में जेब कट गई, बैंक में एफडी वगैरह में कोई पैसा नहीं है, किसी किस्म की ग्रोथ नहीं है, एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं है। अगर वो देश छोड़ के न भाग जाए तो उनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए भगदड़ मची हुई है। दुबई भाग, जो जहां भाग सकता है, दुबई, सिंगापुर, जिसके पास 15, 20, 25 करोड़ है, वो या तो अपने परिवार को भगा रहा है या खुद भाग रहा है। अब वो आंकड़े उठा लीजिए आप। और हमारे जो जिन लोगों को ये फायदा पहुंचा रहे हैं, 10% लोगों को, उसमें कोई यहाँ पैसा लगा ही नहीं रहा है। वो सब अमेरिका में जाके ऐलान करके आ रहे हैं कि अमेरिका में हम फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ ये करेंगे, यहाँ ट्रंप से रिश्तेदारी ढूंढ रहे हैं हम, अंडानी अंबानी सब हमारे। अभी तो स्टोरी आई है सब। नहीं, और जो सरकार का जो उत्तरदायित्व होता है, जो संवैधानिक संस्थाएं होती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि शायद ये भूगोल ना होता, लेकिन भगदड़ की बात, ये अचानक ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए इतने बेचैन क्यों हो गए हैं? चाहे टीएमसी की बात हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात हो, एनसीपी की बात हो, ये अचानक दूसरे पहले भी तोड़फोड़ तो करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बड़ी एग्रेसिवली तोड़फोड़ करने में लगे हुए हैं। और चूंकि संसद का मानसून सत्र जुलाई में शुरू होना है, ये इतनी बेचैनी क्यों है सांसदों को दूसरे दलों को तोड़ने की? इसको लेकर क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं, उसमें थोड़ा सा सब श्रेय इन्हीं को मत दीजिए। ये जो दल है हमारे, ये भी बहुत सब महान है। जब आरटीआई डाइल्यूट किया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये तो लाए नहीं थे। यूपीए में मनमोहन सिंह जैसी सरकार थी, और सोनिया गांधी जैसा नेतृत्व था कि वो लोग उस तरह के कानून लाए उस समय, जो आप कह सकते हैं कि पब्लिक को जो एम्पावर करते हैं। वरना तो ये परंपरा ही सत्ता की नहीं होती कि पब्लिक को एम्पावर करे। इन्होंने आते ही उस तरह के सारे कानूनों को या तो डाइल्यूट कर दिया या नष्ट कर दिया, और इनइफेक्टिव तो कर ही दिया। और उन्होंने ऐसे कानून जरूर बना लिए या ऐसे चेंजेस कर लिए कानूनों में, यूएपीए हो या पीएमएलए हो, कि जिसके जरिए लोगों को अगर ये फंसा लें तो बेचारे की जमानत न हो। अभी ताजा मामला न्यूज क्लिक वाले का है, बताइए, वो 55-60 दिन या कितने दिन जेल में रखा उनको। वो एफआईआर क्वैश हो गई भाई। जज लिख रहे हैं कि इसमें है क्या, इसमें गुनाह कहां से। उनके पास उनकी संस्था नष्ट हो गई। 100 से ज्यादा उसमें पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारी काम करते थे।
सब बेरोजगार हो गए और वो संस्थान नष्ट हो गया। झूठी शिकायत पे उन्होंने उसको परेशान कर दिया। और इसी, आप जिसको फिर मीडिया कहेंगे, ये इसी मीडिया में, इनमें सब में झूठी खबरें चलाई गई, चीनी एजेंट, जापानी एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट। तो किसी को भी एजेंट बता देना, झूठी खबरें चलाना, एकदम हम बहुत ही, मतलब इतना बुरा तो पाकिस्तान बनने में उसको बहुत साल लगे थे, 50-60 साल लगे। हम लोगों ने 10 साल में, 12 साल में यही इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने हमको पाकिस्तान से भी घटिया देश बना दिया। एक सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ना, कि इसको मजाक भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वायरल हो रहा है कि मोदी साहब में रिकॉर्ड बनाने की बड़ी इच्छा है और नेहरू साहब का रिकॉर्ड तोड़ने की बड़ी इच्छा है। तो ये बताया जा रहा है कि नेहरू जी तो इतने दिन जेल में रहे थे, तो उनका रिकॉर्ड मोदी साहब तोड़ेंगे। चलिए उसको छोड़ दीजिए, हम उसको अभी ये वक्त नहीं है, वो उसको मीम में ही रहने दीजिए, वहीं जहाँ है वहीं रहे। हम लोग सीधी सीधी बात करें, सीधी बातें इतनी बड़ी है कि किसी इधर उधर की बात की जरूरत क्या है। नहीं, बिल्कुल, तो शीतल सर ने बिल्कुल सही कहा और खास तौर से मैं अपने युवाओं को, युवा साथियों को ज़रूर कहूँगा, एक बार आँख बंद करके सिर्फ कल्पना कर लीजिए कि 47 में नेहरू की जगह मोदी होते, तो क्या आज भारत नाम का देश होता? क्योंकि 12 साल में जिस तरह की गंदगी इन्होंने फैला दी है, झूठ के साथ, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि क्या इस स्तर के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बने रहना चाहिए? शीतल सर ने पूरी पोल एक तरह से खोल दी। शीतल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इन तमाम चीज़ों से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।